वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय डेरिक वॉलकॉट। डेरिक वॉलकॉट की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक पोस्ट कॉलोनियल पोएम है। इसमें हम कॉलोनियलिज्म के थीम्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह से कॉलोनाइजर्स यूरोपियंस जो है वो अफ्रीका में आए, उन्होंने आकर जो है वो अफ्रीकन्स को कॉलोनाइज किया, यहाँ पर ब्लड शेड किया, एंड किस तरह से अफ्रीका के अंदर जो है वो रेबल्स जो है वो पैदा हुए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया। इन सब चीज़ों को इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल के मीनिंग को, इंट्रोडक्शन को, एंड देन इसकी डिटेल समरी को डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, इसको जो है वो लिखा कब गया था, एंड इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं कि इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है। डेरिक वॉलकॉट की ये पोएम है, इसको इन्होंने 1962 में जो है वो लिखा था। एंड ये पोएम जो है ये एक रिएक्शन था, एक रिस्पॉन्ड था। माओ अपराइजिंग हुई थी केनिया में। ये गुरिल्ला वार थी जो कि नेटिव जो केनियंस हैं उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिस्ट के अगेंस्ट जो है ना वो फाइट किया था। 1952 से 1960 का टाइम पीरियड है, इसको जो है ये माओ अपराइजिंग का टाइम पीरियड कहा जाता है। अभी जो फाइट थी इसमें होता क्या है कि माओ या फिर कीनिया लैंड एंड फ्रीडम आर्मी, ये कुछ रेबल्स थे जो कि किकियो ट्राइब से बिलोंग करते थे। इन्होंने गुरिल्ला वार जो है वो स्टार्ट की थी इंग्लिश सेटलर्स के अगेंस्ट, कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट, और ये 8 ईयर्स तक जो है वो जारी रही थी। अब इसमें जो है वो ये रिबेल तो कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका रिस्पॉन्स जो है वो और ज़्यादा ब्रूटल आ रहा था और बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड शेड होता है। तो जो स्पीकर है वो इस चीज़ को लेमेंट भी करता है कि जो वॉर है वो कोई सल्यूशन नहीं होता है। अगर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर जो है वो ऑपरेशन फैलाया या फिर हमें जो है वो सब्जुगेट किया, ब्लैक्स को सब्जुगेट किया, अफ्रीकन्स को सब्जुगेट किया, और अब जो है वो अगर ये माओ जो अपराइजिंग है ये स्टार्ट हुई है, इसका रिज़ल्ट भी क्या है? ब्लड शेड ही है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी फ्रीडम का जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो, ह्यूमैनिटी का लॉस हो। सो जो राइटर है वो एक तरफ तो कॉलोनाइजर्स को यहाँ पर जो है वो क्रिटिक करता है इस पोएम में, दूसरी तरफ ये जो वॉर स्टार्ट हुई थी, ये जो कीनिया लैंड एंड फ्रीडम आर्मी ने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट की थी इंग्लिश सेटलर्स के अगेंस्ट, इस चीज़ को भी क्रिटिक करते हैं कि वॉर कोई सोल्यूशन नहीं होता, इसके बाद जो है वो कोई पीस नहीं आ जाना होता है। वॉर से क्या होता है? ह्यूमैनिटी का लॉस होता है, हमारी जो नेशन है उसका लॉस होता है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या फिर हमारा जो कंट्री है इसका जो एक सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। इस पोएम को टाइटल दिया गया है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। सो पोइट जो है वो अपना इमोशनल एंड फिजिकल डिस्टेंस जो है वो इस पोएम में डिस्क्राइब करता है कि जो पोइट है उसका एक अफ्रीकन हेरिटेज भी है और उसका एक इंग्लिश हेरिटेज भी है। अब अफ्रीकन हेरिटेज और इंग्लिश हेरिटेज होने की वजह से वो अफ्रीका से भी डिस्टेंस फील करता है, इंग्लिश लैंग्वेज से भी डिस्टेंस फील करता है। तो राइटर बहुत कंफ्यूज है, उसकी पर्सनालिटी जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट में जा चुकी है कि मैं क्या करूं। ना ही तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कर सकता हूं, ना ही मैं अपने अफ्रीकन हेरिटेज को चूज़ कर सकता हूं, क्योंकि अफ्रीकन रूट्स भी मेरी हैं और साथ में मेरी वेस्टर्न अपब्रिंगिंग भी हुई है। तो मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि ना ही तो मैं अफ्रीका को ऐसे डिस्ट्रॉय होता हुआ देख सकता हूँ और ना ही जो है ना वो मैं ब्रिटिशर्स को इस तरह से ऑपरेशन फैलाता हुआ देख सकता हूँ। तो राइटर जो है ना वो बहुत एलिएनेटेड फील करता है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो कॉन्फ्लिक्टेड फील करती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं। ना ही तो मैं अफ्रीका जा सकता हूं, ना ही मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को ऑन कर सकता हूं। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना वो राइटर को आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, क्योंकि उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। पोएम की डिटेल समरी को हम डिस्कस करते हैं। ये जो समरी है बिल्कुल एक्सप्लेनेशन की ही तरह है, जैसे ही पोएम की रियल लाइंस हैं वैसे ही इसकी जो समरी है वो कुछ इजी लैंग्वेज में यहाँ पर जो है ना वो स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। तो पोएम जो है वो स्टार्ट जो है वो इस तरह से होती है। जो पोइट हैं, जो स्पीकर हैं, वो सबसे पहले जो है वो विंड का वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रीज का वर्ड यूज़ करते हैं अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो कहते हैं कि अफ्रीका जो है ना ये येलो ब्राउन फर की तरह है और इस तरह से लग रहा है कि जो हवा है, जो कोल्ड ब्रीज़ है वो आई है और इस अफ्रीका को जो है ना वो उड़ा रही है। इसका जो ब्राउन फर है वो उड़ रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत एक्टिव थे, लाइवली थे, मीन्स के इनके अंदर जो है वो क्रिएटिविटी थी। बट सडनली हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। ये जो ब्रीज़ है वो आकर सब कुछ चेंज कर देती है, और ये ब्रीज़ कौन सी थी? कॉलोनियलिज्म की ब्रीज़ थी।
ऑपरेशन की ब्रीज थी, सब्जुगेशन की ब्रीज थी, जो कि कॉलोनाइजर्स ने किकुयू ट्राइब को, केनिया के लोगों को, इन सब को जो है वो कॉलोनाइज किया था। और उस कॉलोनाइजेशन के बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो है वो गुरिल्ला वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब जब गुरिल्ला वॉर स्टार्ट होती है तो क्या होता है, हर तरफ ब्लड शेड होता है। ये जो पैराडाइज थी वो हेल बन जाती है और हर तरफ हमें जो है वो डेड बॉडीज नज़र आती हैं। अभी अब जब डेड बॉडीज होती है ना हर तरफ, तो किसी को भी जो है ना वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हर तरफ डेड बॉडीज़ हैं, ब्लड शेड है, वॉर है, टेरर है, फियर है। किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट जो वर्म है, जो कि डेड बॉडीज़ का कैप्टन होता है, जिसने डेड बॉडीज़ को आकर खाना होता है, जो डिकेइंग बॉडीज़ होती हैं उनको जो है वो खाना होता है, उसे फ़र्क पड़ता है। वो सिर्फ़ कहता है कि यहाँ पर जो है वो चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। वर्म जो है वही सिर्फ़ डेड बॉडी को जो है वो कॉम्पेंसेट कर सकता है। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है वो एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, एक दूसरे के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखते हैं। और ये जो कॉलोनियलिज्म है इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एंड इवन के जो स्कॉलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भी आते हैं, वो फैक्ट्स को लिखते हैं, कॉलोनियलिज्म पर डिबेट करते हैं। लेकिन उनकी डिबेट से क्या होता है? क्या ये लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा? क्या अगर कोई वाइट चाइल्ड जो है वो उसकी डेथ हो जाए बेड पे, तो क्या ये उस चीज़ को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं? नहीं ना। तो वर्ड्स जो हैं वो इनफ नहीं हैं। देन पॉइंट कहते हैं कि ये जो स्कॉलर्स जो हैं ये कॉलोनियलिज्म पर लिखते हैं, इस पे डिबेट करते हैं, क्या ये इनफ है कि जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे वो अफ्रीकन्स को सवेजेस कहते हैं, बारबेरियंस कहते हैं, इल मैनर्ड कहते हैं कि इनके अंदर तो कोई मैनर्स ही नहीं है, इनके अंदर कोई हैबिट्स नहीं है। तो क्या ये इनफ है? क्या उस चीज़ को जो है ये हील कर सकते हैं? या फिर ये जो हमें जो है वो ज्यूस की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है, जैसे कि नाज़ीज़ के जो कंसंट्रेशन कैंप्स लगाए गए थे वहाँ पर जो है वो ज्यूस के साथ ब्रूटल ट्रीटमेंट जो है वो रखा जाता है। ऐसे ही ब्रिटिशर्स जो है वो ब्लैक्स के साथ जो है वो करते हैं, उनके साथ ब्रूटल बिहेवियर रखते हैं। क्या ये चीज़ को कॉम्पेंसेट कर सकता है? क्या ये जो डिबेट है, ये जो डिस्कशन है, या फिर ये जो राइटिंग्स हैं, क्या ये इनफ है इन सब चीज़ों के लिए? देन पॉइंट जो है वो फार्मर्स को डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि जैसे कि इबिसिस जो वाइट लॉन्ग लेग्ड बर्ड्स होते हैं, वो भी फार्मर से जो है ना वो डर कर भाग जाते हैं। जब फार्मर्स जो है वो लॉन्ग ग्रासेस को काटते हैं, उसकी वजह से ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेशन कर जाते हैं और ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इसी तरह से ब्रिटिशर्स जो है ना वो हमारे ऊपर आए थे और जो ब्लैक्स है वो चीख रहे थे, वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे साथ इतना जुल्म जो है वो ना करो। देन पॉइंट कहते हैं कि लोग जो है ना वो खुद को इंटरप्रेट करते हैं कि हम नॉर्मल हैं, और एनिमल्स और जो ह्यूमंस की ये जो वायलेंस है, इन दोनों की जो फाइट है आपस में, एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन ह्यूमंस जो है ना वो खुद को गॉड लाइक मानते हैं। इवन के ह्यूमंस जो है ये भी एनिमल की ही एक फॉर्म है। एनिमल जो है वो 4 लेग्स वाले होते हैं, बट ह्यूमंस जो है वो 2 लेग्स वाले हैं। ह्यूमंस जो हैं वो एक दूसरे को हर्ट करते हैं, ब्लड शेड करते हैं, वार को प्रमोट करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास जो है वो गॉड की क्वालिटीज़ हैं। गॉड ने कभी भी वॉर को प्रमोट नहीं किया है। अगर आप ह्यूमन हैं और आपके अंदर गॉड की क्वालिटीज़ हैं तो आप कभी भी जो है वो इतना ब्लड शेड जो है वो ना करें जो कि आप करते हैं वॉर के टाइम पर। और लोग इस तरह से एक दूसरे से फ़ाइट करते हैं जैसे कि एनिमल्स हों, एनिमल्स की तरह जो है ना ये क्रेज़ी फाइटिंग्स जो है वो फ़ाइट करते हैं। एंड ये वॉर इस तरह से है कि इसमें जो है ना वो डांस किया जाता है, और डांस किस से किया जाता है? कॉर्प्सेस के ड्रम्स बने हुए हैं उनको जो है वो बीट किया जाता है। मींस के लाशों को भी जो है वो ये सेलिब्रेट करते हैं, ब्लड शेड को जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। देन पॉइंट क्वेश्चन करते हैं कि नेटिव रेबल्स जो है ये समझते हैं कि शायद इनके पास बहुत ज़्यादा करेज है, स्ट्रेंथ है, पावर है और ये फाइट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनके अंदर एक फ़ियर है और वो फ़ियर एक्सटर्मिनेशन का है कि इनको जो है वो कहीं से यहाँ से एलिमिनेट ना कर दिया जाए, नेटिव्स को यहाँ से निकाल ना दिया जाए और ब्रिटिशर्स यहाँ पर सेटल ना हो जाएं। तो वॉर से कभी भी जो है वो पीस नहीं आ सकता। वाइट्स को लगता है कि शायद वॉर के थ्रू या फिर ब्लड शेड के थ्रू जो है ये उन्होंने पीस अचीव कर लिया है, बट ये पीस नहीं है। देन जो स्पीकर है वो मऊ मऊ अपराइजिंग को भी क्रिटिक करते हैं। कहते हैं कि ये कहा जाता है कि ये जो वॉर है ये नेसेसिटी है, या फिर ये जो वायलेंस है इसको जस्टिफाई किया जाता है कि ये टाइम की जो है वो नीड है, हमें जो है ना अब फाइट करना होगा। तो इससे क्या होगा? सिर्फ ब्लडशेड ही होगा, आपके अपने लोग भी जो है वो मरेंगे, या फिर जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी आर्मीज़ में भी जो सोल्जर्स हैं उनकी भी डेथ होगी। तो एट द एंड होगा क्या? जो इनोसेंट लोग होंगे उन्हीं की डेथ होगी ना। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने ब्लडी हैंड्स को डर्टी नैपकिन के साथ साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने आप पर ऑपरेशन किया, जो ब्रिटिशर्स ने ब्लड शेड किया, आप भी वही ब्लड शेड कर रहे हैं।
आपने तो कोई और वे नहीं ढूंढा ना, आपने भी उनके अगेंस्ट जो है वो फाइट किया, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। हमने डिफरेंट वर्ल्ड वॉर देखी हैं, वर्ल्ड वॉर 1 होगी, वर्ल्ड वॉर 2 होगी, नाजी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हो गए, स्पेनिश सिविल वॉर होगी। उनमें क्या था? सिर्फ इनोसेंट लोग जो है ना वो मरते हैं, बाकी जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, और ये जो सारी सिंपथी होती है ये जो है वो वेस्ट जाती है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंड पोइट जो है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, कहते हैं कि मैं पॉइजन्ड हो चुका हूँ, क्योंकि जो मेरा ब्लड है, जो मेरा हेरिटेज है वो अफ्रीका से है, और मैंने कॉलोनाइजर्स के साथ भी टाइम स्पेंड किया, मैंने उनके साथ भी जो है ना वो अपना एक सर्टेन टाइम पीरियड जो है वो गुजारा है। सो मैं कॉलोनाइजर से भी बिलोंग करता हूँ और कॉलोनाइज नेशन से भी जो है वो बिलोंग करता हूँ। तो मैं किसको सपोर्ट करूँ? मैं अफ्रीकन्स को सपोर्ट करूँ, मैं इंग्लिश लोगों को सपोर्ट करूँ? मैं जो है ना वो इन दोनों के दरमियान कहीं जो है वो टूट चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका साथ दूँ। देन पोइट कहते हैं कि मैं ब्रिटिश रूल को भी जो है वो अपोज करता हूँ, जो कि बिल्कुल इस तरह से है कि आर्मी है और उसने ड्रिंक की हुई है, पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो है वो ड्रिंक किया हुआ है, और वो ड्रिंक करके जो है ना वो फाइट किए जा रहे हैं और एक दूसरे का जो है ना वो मर्डर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो पोइट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं अफ्रीकन लोगों को चुनूँ या फिर मैं इंग्लिश लैंग्वेज को चुनूँ, क्योंकि दोनों ही मेरा लव है और दोनों से मैं जो है वो बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। देन पोइट कहते हैं कि मैं इन दोनों को जो है वो बिट्रे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अफ्रीका ने भी मुझे कुछ ना कुछ दिया है, एंड जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसने भी मुझे कुछ ना कुछ दिया है। बट जो है ना मैं वो साइलेंट भी जो है वो नहीं रह सकता हूँ, मैं इस वायलेंस को नहीं देख सकता हूँ। तो इसलिए मुझे जो है ना वो बोलना पड़ा, इसीलिए मैंने ये पोएम जो है वो लिखी है। एंड ना ही मैं अफ्रीका को छोड़ सकता हूँ और ना ही जो है ना वो मैं साइलेंटली अपनी लाइफ को जो है वो गुजार सकता हूँ। इस पोएम के मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट थीम डिस्कस किया गया है वो कॉलोनियलिज्म का है एंड डिवाइडेड आइडेंटिटी, जैसे कि जो स्पीकर है, जो पोइट है, जो हमारे राइटर हैं, इनकी जो आइडेंटिटी थी वो डिवाइडेड थी, वो अफ्रीका से भी बिलोंग करते थे एंड उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो वेस्टर्न है। सेकंड जो थीम है वो लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स होते हैं वो लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस के लिए और ख़ुद को एक्सप्रेस करने के लिए। थर्ड इसमें थीम ह्यूमैनिटी एंड वायलेंस का है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।